सभी दोस्तों का नमस्कार है, आदाब, सत श्री अकाल। और आज क्लास दोस्तों CDP, ये क्लास CTET और जितना CTET के लिए उपयोगी है उतना ही UP TET के लिए भी उपयोगी रहेगी। दोस्तों मुझे इस बात का अफसोस होता है कि आप लोग ये भी नहीं बताते कि क्लास कैसी लगी। बेशक आप अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इस बात को ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि क्लास कैसी लगी, जिससे मुझे अपनी गलतियां अवगत हो जाती हैं और हम उस पर सुधारने का काम करेंगे। तो दोस्तों ये दूसरी क्लास है, इसमें CDP को हम पढ़ेंगे और ये बुक जो है यह है यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक। शुरुआत करते हैं बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। तो पहला है ऑप्शन में संदर्भात्मक और उप सिद्धांत को प्रसंगात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। संदर्भात्मक उप सिद्धांत अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन करने की योग्यता से संबंधित है। अनुभवजन्य उप सिद्धांत को अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा जाता है। अनुभवजन्य उप सिद्धांत को अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा जाता है। इसका संबंध अनुभवों से प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान से है। घटक उप सिद्धांत को घटकीय बुद्धि भी कहा जाता है। इसका संबंध विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता से है। बुद्धि लब्धि के बारे में, तो अल्फ्रेड विनय तथा थियोडोर साइमन नामक दो विद्वानों ने वर्ष 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, जिसे बाद में 1905 का विनय साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया है। तो ये तो हो गया अल्फ्रेड विनय के बारे में कि उन्होंने कब बुद्धि का परीक्षण किया था, 1905 में। इन्होंने तर्क, निर्णय, स्मृति और अंक गणना जैसी विभिन्न मानसिक कार्यों से संबंधित कुल 30 प्रश्नों का चयन किया तथा उन्हें कठिनता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, जैसे 1, 2, 3 और ऐसे ही कठिन अंकों के ओर 10, 11, 12, 99, 89 ऐसे करके 99, 110, 111 यानी आगे की ओर बढ़ाते चले गए। वर्ष 1908 में इस परीक्षण में संशोधन करके प्रश्नों की संख्या 59 कर दी गई और तथा इन्हें आयुवार 3 वर्ष से 13 वर्ष तक के वर्ग में बांट दिया गया। इसी परीक्षण निर्माण के दौरान विनय ने मानसिक आयु के संप्रत्य का प्रतिपादन किया और इनके अनुसार किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है। जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है उसी आधार वर्ष कहते हैं। जिस आयु स्तर का कोई भी प्रश्न वह हल नहीं कर पाता है उसे उस बालक के लिए टर्मिनल वर्ष कहते हैं। मानसिक आयु का व्यक्ति की वास्तविक आयु से कोई संबंध नहीं होता है। वर्ष 1912 में विलियम स्टर्न तथा कोहेलमान ने मानसिक आयु के प्रयोग की परेशानी को देखते हुए मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि या IQ के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया। IQ जर्मन शब्द है जिसे इंटेलिजेंस यानी क्यूटेंट से बना है। परंतु बुद्धि लब्धि का विकास टर्मैन द्वारा वर्ष 1916 में प्रकाशित स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के बाद ही हो पाया है। टर्मैन ने मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया है, जैसे बुद्धि लब्धि IQ मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। इस आधार पर उन्होंने यह सूत्र दिया। तो इसमें मानसिक आयु MA और CA वास्तविक आयु। यदि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो यदि किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष व वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि होगी तो 10/8 कर देने पर गुणा 100 करके अगर ऐसे करेंगे तो बुद्धि लब्धि 125 हो जाएगी। ध्यान तो है कि विनय तथा साइमन फ्रांस के रहने वाले थे तथा
उन्होंने अपने परीक्षण का निर्माण फ्रांस के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप किया था और इस परीक्षण की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लेविन एस्टरमैन व उनके सहयोगियों ने अमेरिका के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप इस परीक्षण में अनुकूलन व परिमार्जन किया तथा इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण रखा, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। आगे हम पढ़ेंगे ट्रमैन ने वर्ष 1916 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिकाएं भी तैयार की थीं, जिनमें विभिन्न बुद्धि लब्धि वर्गों के लिए बालकों व व्यक्तियों के प्रतिशत संख्याएं भी दी गई। यह तालिका निम्न है, जैसे बुद्धि लब्धि बुद्धि के प्रकार और प्रतिशत। 140 से अधिक कर किसी की बुद्धि लब्धि होती है तो वह प्रतिभाशाली होगा, प्रतिशत यानी 2% होगा। 121 से 139 की अगर समथिंग होगा तो ये प्रखर बुद्धि होगा और इसमें 7% होगा। 111 से 120 अगर ये होगा तो ये तीव्र बुद्धि होगा, 16% होगा। 91 से 110 ये सामान्य बुद्धि 50% और 81 से 90 ये मंद बुद्धि होगा और इसमें 16% होगा। 71 से 80 ये अल्प बुद्धि क्षीण बुद्धि यानी 7% होगा। 71 से कम तो जड़ बुद्धि निश्चित क्षीण बुद्धि होगा 2%। बुद्धि लब्धि का वक्र देखेंगे तो ये है तो सामान्य बुद्धि 50% है ना। अगर इधर हम आएंगे तो ये मंद बुद्धि 16%, अगर इधर आएंगे 7% अल्प बुद्धि, और इधर अगर ज़्यादा नीचे आ जाएंगे तो जड़ बुद्धि हो जाएगा। यही अगर हम ऊपर की अगर बात करें तीव्र बुद्धि 16% होगी और प्रखर बुद्धि 7%, प्रतिभाशाली 2% हो जाएगी। बुद्धि परीक्षण तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन्न बुद्धि परीक्षण बनाए हैं। इनको मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है, इसका आरंभ बिने ने किया था। सामूहिक बुद्धि परीक्षण इसमें अनेक व्यक्तियों का परीक्षण किया जाता है और इसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। बुद्धि परीक्षणों में विषय वस्तु तथा प्रत्युत्तरों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर उन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की अगर बात करें तो इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है व अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे अंकगणित के प्रश्न, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर, समानार्थी व विलोम शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। दूसरा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो इसका प्रयोग उन व्यक्तियों पर किया जाता है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है और इसके द्वारा मूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है। इनमें निम्न प्रकार के कार्य दिए जाते हैं, जैसे चित्र के बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम से लगाकर चित्र पूरा करना, त्रिकोणी चौकोर व गोल वस्तुओं को रखकर आकृति को पूरा करना आदि है। कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षणों के नाम, जैसे वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो ये बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का नाम है। वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ये किया था पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण और वेसलर वैल्यू टेस्ट। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण तो आर्मी अल्फा टेस्ट है इसमें, और दूसरा है सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी बीटा टेस्ट और ये शिकागो अशाब्दिक टेस्ट है। अगला है भारत में बुद्धि परीक्षण का इतिहास। तो वर्ष 1912 में C.H. राइस ने विने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया, जिसका नाम हिंदुस्तानी विने परीक्षण रखा गया। वर्ष 1927 में डॉक्टर जे मुनरो ने हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा में शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का निर्माण किया।
वर्ष 1992 मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एस जटोला ने सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किया था। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता, तो इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लिए निर्मित परीक्षणों के माध्यम से हम बालक की बुद्धि का पता लगाकर उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण की निम्नलिखित उपयोगिता हो सकती है, जैसे सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में, पिछड़े बालकों का चुनाव करने में, अपराधी व समस्यात्मक बालकों का सुधार करने में, बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य करवाने में, अपव्यय का निवारण करने में, राष्ट्र को बालकों की बुद्धि का ज्ञान कराने में, बालकों की भावी सफलता का ज्ञान करने में, बालकों का वर्गीकरण करने में, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान करने में। अगला जो है ये है विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास। तो पियाजे का सिद्धांत, इसमें पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के मुख्य रूप से 4 कालों में विभाजित किया। वह है सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रिया अवस्था। अब हम एक एक करके अवस्था को पढ़ लेते हैं। तो पहली जो है संवेदी पेशी अवस्था। ये अवस्था जन्म के उपरांत प्रथम 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था के बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। इस अवस्था को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। सहज क्रियाओं की अवस्था, यह अवस्था जन्म से 30 दिन तक होती है और इसमें शिशु केवल सहज क्रिया यानी कि सहज कार्य करते हैं। इनमें वस्तु को लेकर चूमने की क्रिया सबसे प्रबल होती है। दूसरा है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। 1 माह से 4 माह तक के बच्चों की सहज क्रिया कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तित होती हैं, दोहराई जाती हैं और समन्वित होती हैं। गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, ये अवस्था 4 माह से 8 माह की होती है। यह अवस्था जो है बच्चे वस्तुओं को स्पर्श यानी छूना करने व इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। और चौथा में गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। यह अवस्था 8 से 12 महीने तक चलती है। इस अवस्था में शिशु उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते व बड़े का अनुकरण यानी कि नकल करने लगते हैं। 5 में है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। यह अवस्था 12 से 18 महीने की होती है। इसमें बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते व जानते हैं। अगला जो है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। यह 18 से 24 माह की अवस्था। इस अवस्था में देखी हुई वस्तुएं की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं, अर्थात उसमें वस्तुतायित्व का गुण आ जाता है। अगला हम देखेंगे प्राक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था लगभग 2 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होकर 7 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस अवस्था के 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे प्राक संक्रियात्मक काल या पूर्व प्रत्यात्मक काल या अंतर्दर्शी ये अवस्था या अंतःप्रज्ञ काल। पहला तो है प्राक संक्रियात्मक काल, तो 2 से 4 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। वे अनुकरण द्वारा सीखने लगते हैं और पियाजे के अनुसार 4 वर्ष की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में देखते हैं। इनमें अहम केंद्रता की भावना प्रबल हो जाती है। वे मानते हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही है। अगला है अंतर्दर्शी अवस्था, 4 से 7 वर्ष तक चलती है। ये अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है, चिंतन व तर्क करने लगता है, परंतु उसके तर्क व चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। और 6 वर्ष की अवस्था आयु में पूरी करते करते बालकों में मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण होने लगता है। अगला हम देखें मूर्त संक्रिया अवस्था। पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रिया की अवस्था
कहा है। मूर्त संक्रिया अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। यह 3 योग्यताएं जैसे विचारों को विलोम्यता, संरक्षण यानी कि इधर उधर करना, क्रमबद्धता, पूर्ण अंश संपत्तियों का उपयोग, इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित। जैसे बच्चे अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी होते हैं। बच्चों में तर्क व समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं, परंतु अमूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। बच्चे वस्तुओं और उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध व वर्गीकृत करने लगते हैं। अगला जो है, इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है। इस अवस्था में बच्चों में आत्मकेंद्रिता की भावना कम होने लगती है। अब देखते हैं फोर्थ, औपचारिक संक्रिया अवस्था। यह संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है जो लगभग 11 से 15 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जैसे उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है, यानी क्रम करने लगते हैं, कोई भी चीज़ हो क्रमबद्ध से रख देंगे। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उनके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है, जिसे पियाजे ने संप्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी है। पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों, रूपकों व उपमानों का आशय समझने लगते हैं। वे अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करते हैं। पियाजे के अनुसार प्रत्यय निर्माण की यह क्रिया अनवरत रूप से जीवन भर चलती है, जिसका प्रकार व स्तर उसकी शिक्षा व अनुभवों पर निर्भर करता है। विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास। तो संवेग का अर्थ और इसकी परिभाषा। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द जो है अंग्रेजी के 2 शब्दों ई मतलब अंदर से, मोशन मतलब गति से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देने से है। हिंदी शब्द संवेग का शाब्दिक अर्थ ही वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं। कुछ विद्वानों ने संवेग की निम्न परिभाषाएं दी। पहले तो वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। क्रो के अनुसार तो संवेग भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा सामान्यकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती हैं, और यह जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाह्य व्यवहार द्वारा होती हैं। संवेगों की विशेषताएं। तो संवेग विश्व भर में सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। संवेगों के उत्पन्न होने पर अस्थायी शारीरिक दैहिक परिवर्तन होता है। तो पहला, संवेगिक दशा में व्यक्ति की विचार प्रक्रिया शिथिल या विलुप्त हो जाती है। संवेग की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है। संवेग की प्रकृति अस्थायी होती है। संवेग कभी कभी अन्य परिस्थितियों में स्थानांतरित हो जाती हैं। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। संवेगों का संबंध क्रियात्मक और व्यवहारात्मक प्रवृत्तियों से होता है। संवेगों के प्रकार, तो यह डेकार्ट ने संवेगों के 6 प्रकार में वर्गीकृत किया। पहला है प्रशंसा, दूसरा प्यार, तीसरा घृणा, इच्छा, हर्ष और शोक में कहा है। तो स्पिनोजा के अनुसार संवेगों के प्रकार हर्ष, शोक, इच्छा 3 है। वाटसन के अनुसार संवेगों के प्रकार भय, क्रोध और प्रेम है। जॉर्जन सेन के अनुसार संवेगों के प्रकार भय, खुशी, शोक, इच्छा, क्रोध, लज्जा ये हैं। और सैंड के अनुसार संवेगों के प्रकार जिज्ञासा, घृणा, विरक्ति और आश्चर्य, अधीनता, उत्साह, कोमलता ये हो गई हैं। जेम्स के अनुसार संवेगों के प्रकार, जेम्स ने स्थूल संवेगों में दुख, भय, क्रोध और प्रेम को रखा एवं सूक्ष्म संवेगों में नैतिकता, बौद्धिकता, सौंदर्य भाव को रखा है। मैकडूगल के अनुसार संवेगों के प्रकार, तो इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 प्रकार के संवेग बताए, जिसमें प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित एक संवेग है। जन्म के समय उत्तेजना और 1 माह में उत्तेजना, पीड़ा और आनंद,
3 आ जाते हैं। 3 माह में उत्तेजना, पीड़ा, आनंद और क्रोध। 6 माह में उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, घृणा और भय हो जाता। 12 माह में उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, घृणा, भय। और 18 माह में उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास, ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या इसे बोलते हैं, ईर्ष्या, जलन। और 24 माह में उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास, ईर्ष्या, खुशी और प्रसन्नता। अगला है कि शैशवावस्था के अंतिम चरण में वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने लगते हैं। तो पहले तो इनको निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया 14 मूल प्रवृत्ति और संवेग। तो पलायन, जिसे भय, युत्साह या लड़ना, इसे क्रोध, विकर्षण या निवृत्त, ये घृणा हो गया। संतान कामना, वात्सल्य, प्रार्थना या शरणागति, करुणा, काम प्रवृत्ति, कामुकता, उत्सुकता या जिज्ञासा, आश्चर्य, विदिता या दैन्य, आत्महीनता, आत्मगौरव, आत्माभिमान, सामूहिकता, एकाकीपन, भोजन तलाश, भूख, संग्रहण, अधिकार। अगला है संग्रहण, तो ये भू अधिकार, रचना, धर्मिता, तो ये प्रतिभाव, हास या हंसना, आमोद होगा। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, तो जब व्यक्ति अपने संवेगों जैसे भय, क्रोध, प्रेम आदि का सही प्रकाशन करना सीख लेता है तो वह माना जाता है कि उसका संवेगात्मक विकास हो गया। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सभी संवेग जन्मजात नहीं होते, वरन उसका विकास धीरे धीरे होता है। शैशवावस्था की निम्नलिखित संवेगात्मक विशेषताएं होती हैं। इनमें शिशुओं का संवेगात्मक विकास धीरे धीरे अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ता है। विशिष्ट संवेग मंद गति से स्वभाव के साथ जुड़ता है। शरीर विकास के साथ साथ संवेगात्मक विकास में तीव्रता होती है। शैशवावस्था के प्रारंभ में मुख्यतः भय, क्रोध व प्रेम आदि 3 ही संवेगों का विकास होता है। शिशु का संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक अस्थिर होता है। मनोवैज्ञानिक वर्जेज ने विभिन्न संवेगों के उदय होने की औसत आयु की सारणी दी है। तो ये तो मैं पहले ही देख चुका हूँ। आगे इस अवस्था में संवेगों में स्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है। बालक संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। वह प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा व प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करने लगता है। माता पिता द्वारा बताए गए कार्य के प्रति वह हाँ या ना कहकर चुप रहता है और बाद में झूठ बोलकर अपनी को उपेक्षा से बचाता है। इस अवस्था के अंतिम चरणों में वह संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, तो इस अवस्था में संवेगात्मक व्यवहार में अनेक परिवर्तन आते हैं तथा इस अवस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। किशोरावस्था का जीवन अत्यधिक भाव प्रधान होता है। किशोर या किशोरियों में दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग आदि भाव व प्रवृत्तियां अधिक प्रबल हो जाती हैं। किशोर व किशोरी के शारीरिक शक्ति की उनके संवेगों पर छाप होती, जैसे सबल या स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक स्थिरता व निर्बल या अस्वस्थ किशोर में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। किशोर या किशोरी तो अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति और सामाजिक सफलता आदि के प्रति चिंतित रहते हैं। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों में काम भावना व्यवहार के केंद्रीय तत्व के रूप में कार्य करते हैं। किशोरावस्था में स्वाभिमान की भावना अत्यंत प्रबल होती है। किशोर व किशोरी एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर
विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं। जो परिस्थिति एक अवसर पर उन्हें उल्लास से भर देती है और वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उन्हें खिन्न कर देती है। किशोर ना तो बालक समझा जाता है और न प्रौढ़, अतः उसे अपने संवेगात्मक जीवन में वातावरण के अनुकूल में कठिनाई होती है। यदि वह अपने प्रयास में असफल रहता है तो उसे घोर निराशा होती। किशोर में स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला तो है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण और तीसरा है स्वास्थ्य, थकान, मानसिक योग्यता, परिवार का वातावरण, अभिभावकों का दृष्टिकोण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, विद्यालय इत्यादि होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं, तो फ्रीमैन सॉवेल के अनुसार सामाजिक विकास सीखने की वही प्रक्रिया है जो समूह के स्तर, परंपराओं तथा रीति रिवाजों के अनुकूल अपने आप को ढालने तथा एकता, मेलजोल और पारस्परिक सहयोग की भावना भरने में सहायक होती है। हर लोग के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। सोरेनसन के अनुसार सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। अतः इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास, तो इसमें है शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता है। जन्म के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया करता है और इस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया प्रथम संपर्क में प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती है। हम शिशु के सामाजिक विकास को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे आयु और सामाजिक व्यवहार का रूप। तो प्रथम अगर माह की अगर बात करें, तीव्र प्रकाश तथा ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया एवं ध्वनियों में अंतर कर लेता है। ये बालक द्वितीय माह में मानव ध्वनि पहचानता है और मुस्कुराकर स्वागत करना है इसका। तृतीय सप्ताह में अगर तृतीय माह की अगर बात करें तो माता के लिए प्रसन्नता व माता के अभाव में दुख। और अगला है चतुर्थ माह में परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। पंचम अगर माह की बात करें तो प्रसन्नता व क्रोध की प्रतिक्रिया व्यक्त करना सीख जाता है। षष्ठम में परिचितों से प्यार व अन्य लोगों से भयभीत होना। सप्तम माह में अनुकरण के द्वारा हाव भाव सीखना। अष्टम व नवम माह में तो हाव भाव के द्वारा विभिन्न संवेगों प्रसन्नता, क्रोध, भय का प्रदर्शन करना लगता है। दसम व 11वें माह में अनुचित कार्य को मना करने व मान जाना होता है। दूसरे वर्ष में अगर बात करें तो बड़ों की कार्य में सहायता देना, सहयोग, सहानुभूति का विकास करना। तीसरे वर्ष में पास पड़ोस के अन्य बालकों से संपर्क बनाना। चौथे वर्ष में नर्सरी विद्यालय के नए वातावरण के साथ समायोजन। पांचवें वर्ष में नैतिकता का विकास और सामाजिक परिपक्वता का विकास हो जाता है। अगला है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में होने वाले सामाजिक विकास की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, जैसे इस अवस्था में बालक बालिकाएं किसी न किसी टोली का सदस्य बन जाते हैं। ये टोली ही उनके विभिन्न खेलों, वस्त्रों को पसंद तथा अन्य उचित अनुचित बातों का निर्धारण करते हैं। इस अवस्था के बालक बालिकाओं में उत्तरदायित्व, सहयोग, साहस, सहनशीलता, सद्भावना, आत्मनियंत्रण, न्याय, प्रियता आदि गुणों का विकास होने लगता है। इस अवस्था में बच्चे मित्र बनाने लगते हैं। इस आयु में बच्चे आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं और वे घर से बाहर निकलकर अन्य बालकों के साथ समय बिताते हैं। कार्य करते हुए निर्णय भी कर लेते हैं कि उनमें आत्मसम्मान की मात्रा
अधिक होती है। बाल्यावस्था में चित्रिक व नागरिक गुणों आदि का विकास होता है और वे अपने माता पिता अध्यापक आदि के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और उसकी विशेषताओं को सीखते हैं। इस अवस्था में बच्चों में नेता बनने की भावना दिखाई देती है। वह सामाजिक प्रशंसा व स्वीकृति प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। प्यार तथा स्नेह से वंचित बालक बालिका इस आयु में प्रायः उद्दंड हो जाते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास का स्वरूप निम्नलिखित है। तो जैसे इस अवस्था में किशोर किशोरी में आत्म प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। वे अपने वेशभूषा विशेष ध्यान देते तथा स्वयं को आकर्षक बनाने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। अगला है कि किशोर व किशोरियों में विषम लिंगीय आकर्षण होने लगता है। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस आयु में बच्चे अपने समूह के सक्रिय व प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं और वे समूह के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इस आयु में बच्चों में आत्मसम्मान की भावना बहुत अधिक होती है। वे अपने को बच्चा न मानकर वयस्क मानते हैं। किशोर व किशोरी में संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति होती है। वे अपनी इच्छाओं को समाज के मापदंड के खिलाफ भी पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उनके समायोजन में अस्थिरता आ जाती है। किशोर व किशोरी के अंदर सामाजिक चेतना की जागृति ही भावी राष्ट्रीय एकता व मानवीय एकता के लिए प्रारंभ प्रयास है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो पहला है वंशानुक्रम, दूसरा शारीरिक तथा मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, परिवार, आर्थिक स्थिति, समाज, विद्यालय, अध्यापक, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थाएं, रेडियो व दूरदर्शन जैसे संचार माध्यम। ये तो हो गए विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विभिन्न अवस्थाओं में विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। तो भाषा विकास का अर्थ एवं परिभाषा है। तो वेबस्टर के अनुसार भाषा भाव या विचार को अभिव्यक्त करने या संचारित करने या मौखिक या अन्यथा कोई साधन है। तो स्वीट के अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। हरलॉक ने भी अपनी कहा है कि भाषा में संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण व ढंग से कहा जा सके। लिखना, पढ़ना, बोलना और मुखात्मक अभिव्यक्ति, हाव भाव, संकेतों का प्रयोग तथा कलात्मक अभिव्यक्तियाँ आदि भाषा में ही सम्मिलित हैं। इस प्रकार भाषा विकास से तात्पर्य ऐसी योग्यता से होता है जो कि बालक की परिपक्वता के अनुपात में उसे अपने भाव तथा विचारों को दूसरों तक पहुँचाने तथा दूसरे के भावों तक विचारों को ग्रहण करने में सहायक होती है। भाषा विकास के सोपान। तो मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के भाषा विकास की प्रक्रिया 2 सोपानों में वर्गीकृत किया है। पूर्व वाक भाषा विकास अवस्था, पश्च वाक भाषा विकास अवस्था। तो ये हो गए। तो इसमें पहला है पूर्व वाक भाषा विकास अवस्था। तो इन्हें जन्म से 15 महीने तक की अवस्था को पूर्व वाक भाषा की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं, परेशानियों आदि को अपने गामक क्रियाओं या अव्यक्त्यात्मक वाचकता आदि के द्वारा अभिव्यक्त करता है। और पूर्व वाक भाषा अवस्था को निम्न 4 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। जैसे रुदन नवजात शिशु का सबसे पहला ध्वनीय वाचकता है। बड़बड़ाना, अर्थपूर्ण प्रतीत होने वाली ध्वनियों को बड़बड़ाना कहा जाता है। प्रथम 2 महीने में बालक रोने के साथ साथ कुछ अन्य अस्पष्ट ध्वनियाँ करने लगता है जो कि आकस्मिक क्रियाओं द्वारा अपने आप उत्पन्न होती हैं। जब बालक 7 से 8 महीने का होता है तब वो ये ध्वनियाँ जानबूझकर करता है और ये ध्वनियाँ अर्थपूर्ण प्रतीत होने लगती हैं, जैसे माँ, दादा, नाना आदि। यह ध्वनियाँ बड़बड़ाना कहलाती हैं। हाव भाव की अगर बात करें, हाव भाव से ये तात्पर्य होता है शरीर के अंगों द्वारा की गई सार्थक क्रियाओं से है। हाव भाव का प्रयोग बालक तब तक करता है जब तक कि वे शब्दों व वाक्यों के रूप में अपने को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं हो जाता है।
संवैगिक अभिव्यक्ति शिशु अपने सुखद संवेगों को हंसकर, खिलखिलाकर, अपनी बाहों को फैलाकर अभिव्यक्त करता है, जबकि दुख संवेगों को रोकर, सिसक कर, सहम कर अभिव्यक्त करता है। अगला है पश्चवाक भाषा विकास। तो 15 माह के बाद की ये अवस्था पश्चवाक भाषा विकास की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं, परेशानियों, इच्छाओं, भावों, विचारों आदि को शब्दों, वाक्यों अथवा भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। इस अवस्था को 5 भागों में विभाजित किया गया। भाषा अवबोध। तो भाषा अवबोध की महत्वपूर्ण विशेषता भाषा अवबोधन होता है। शिशु प्रारंभ में दूसरों के भाषा को समझने की योग्यता अपने में विकसित करता है। इसके लिए वह परिजनों के हाव भाव तथा मुखाकृति अभिव्यक्ति के आधार पर उनके द्वारा बोले जाने वाले शब्दों व वाक्यों को समझने का प्रयास करता है। शब्दावली निर्माण। तो पश्चवाक भाषा विकास का दूसरा सोपान है और बालक द्वारा स्वयं की शब्दावली का निर्माण करना होता है। साधारणतः ये है कि 1 वर्ष का बालक 10 शब्दों, 1.5 वर्ष का बालक 30 शब्दों तथा 2 वर्ष का बालक 200 से 300 शब्दों का प्रयोग करने लगता है। बालक के स्कूल में पहुंचने पर उसका शब्द भंडार अत्यंत तेजी से बढ़ता है। वाक्य संगठन। तो वाक्य संगठन में लगभग 2 वर्ष का बालक शब्दों की सहायता से वाक्य बनाने का प्रयास करने लगता है, किंतु ये वाक्य अस्पष्ट तथा भाषा विज्ञान की दृष्टि से अपूर्ण होते हैं। जब बालक 5 साल का हो जाता है तो सभी शब्दों को समझते हुए छोटे छोटे वाक्यों को सही ढंग से बनाना व बोलना सीख जाता है। भाषा की प्रगति। तो इसमें जन्म से 8 माह की अगर बात करें तो 0 शब्द होते हैं। 10 माह में 1 वर्ष में 3 से 10, 1 वर्ष 3 माह में 19, 1 वर्ष 6 माह में 22 से 30, 1 वर्ष में 9 माह में 1 वर्ष 9 माह में 118, 2 वर्ष में 200 से 300, 4 वर्ष में 1550 और 5 वर्ष में 2072 और 6 वर्ष में 2562 के समथिंग शब्दों का निर्माण हो जाता है। सही उच्चारण की अगर बात करें तो बालक अपने परिजनों व अन्य व्यक्तियों के अनुकरण द्वारा शब्दों का उच्चारण करना सीखता है और प्रारंभ में बालक अस्पष्ट तथा अपूर्ण उच्चारण करता है। धीरे धीरे अशुद्धता को दूर करके शुद्ध उच्चारण सीखता है। भाषा स्वामित्व। भाषा स्वामित्व ये पश्चवाक भाषा का अंतिम सोपान होता है। इस सोपान के अंतर्गत बालक लिखित व मौखिक दोनों भाषा पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण अर्जित करता है। इन्हें भी जाने तो हाइडर नामक मनोविज्ञानी ने अध्ययन करके निम्न परिणाम प्राप्त किए हैं। तो इनमें बालिकाओं की भाषा का विकास बालकों की अपेक्षा तेजी से होती है। यानी बालिका जो लड़कियां हैं इनकी भाषा का विकास जो है बालकों की अपेक्षा तेजी से होता है। अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता बालिकाओं में अधिक होती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है। भाषा विकास पर बच्चों के स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि व वाणी दोष, सामाजिक, आर्थिक व स्तर आदि का प्रभाव पड़ता है। भाषा विकास का क्रम। तो इसमें देखते हैं भाषा विकास के 5 प्रमुख क्रमों का निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो पहले ध्वनियों की पहचान करना 5 से 6 माह की आयु में हो जाता है और दूसरा है ध्वनि उत्पन्न करना 8-9 माह की आयु में हो जाता है। शब्दों तथा वाक्यों की रचना करना 2 से 3 वर्ष की आयु में ये भी हो जाता है। अगला है लिखित भाषा का प्रयोग करना, तो 4 से 5 वर्ष की आयु में ये भी निश्चित हो जाता है। अनुप्रयोग में निपुणता लाना तो 5 वर्ष की आयु में के बाद ये भी हो जाता है। अगला है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक स्वास्थ्य, यौन भिन्नता, परिवार का आकार, बहुजन्म, संगी साथी, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्तर, जन्म क्रम, बहुभाषावादी अभिभावक, प्रेरणा इत्यादि होते हैं। तो अगला भाषा विकास का सिद्धांत अब ये देख लेते हैं। तो स्किनर ने भाषा विकास सीखने की प्रक्रिया में स्पष्टीकरण हेतु अनुकरण तथा संशोधन प्रतिमान को प्रस्तुत किया है और इस प्रक्रिया के अनुसार बालक
वयस्कों के ध्वनियों व शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनते तथा उनका अनुकरण करते हैं। जब वे वयस्कों के शब्दों व वाक्यों का सही ढंग से अनुकरण करने में समर्थ हो जाते हैं तो वयस्क उनके इस व्यवहार की प्रशंसा करके उसे पुनर्वलित करते हैं। इससे बालक भाषा को जल्दी सीख जाता है। नोआम चॉम्स्की की अगर बात करें तो नोआम चॉम्स्की अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्ष 1957 में सिंथेटिक स्ट्रक्चर नामक ग्रंथ लिखा था। चॉम्स्की ने के अनुसार मानुष में भाषा अर्जन की जन्मजात एवं मस्तिष्क के अंतर्निहित क्षमता होती है। चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा जो अर्जन होता है ये जन्मजात होता है और इनके जो है अनुसार बालक में LAD लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डिवाइस होती है, जिससे वे भाषा के नियमों को स्वतः ही अपने वातावरण से ग्रहण कर लेते हैं। इसी को उन्होंने आंतरिक व्याकरण कहा है। नोआम चॉम्स्की ने सार्वभौमिक भाषा का सिद्धांत दिया है। भाषा विज्ञान तो स्वनिम किसी भाषा की ध्वनि व्यवस्था में पाई जाने वाली लघुतम इकाई है। स्वनिमों का अपना अर्थ नहीं होता है, किंतु वे अर्थभेदक होते जैसे पा, का, ना आदि होते हैं। रूपम की बात करें रूपम भाषा की लघुतम अर्थवान इकाई है। रूपम की संकल्पना में शब्द, धातु, प्रतिपादिक, प्रत्यय आदि सभी आ जाते हैं। रूपम की एक मुख्य विशेषता ये होती है कि इसे और अधिक सार्थक खंडों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास तो सृजनात्मकता का अर्थ एवं परिभाषा है। तो ड्रेवहल के अनुसार सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। क्रो और ब्रूस के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने और व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सृजनात्मकता में संवेदनशीलता, जिज्ञासा, कल्पना, मौलिकता, खोजपरकता, लचीलापन, प्रभाव, विस्तृतता, नवीनता आदि गुणों का समावेशन होता है। सृजनात्मकता के तत्व तो इसके 4 प्रमुख तत्व हैं। इनमें प्रभावी है, प्रभाव तो सृजनात्मकता में प्रभाव होता है और प्रभाव से तात्पर्य है किसी दी गई समस्या पर अधिकाधिक विचारों, प्रत्युत्तरों या अनुक्रियाओं को प्रस्तुत करने से होता है। विविधता से तात्पर्य किसी समस्या पर दिए गए उत्तरों, विकल्पों में विविधता से अतः सृजनात्मकता में विविधता के गुण होने चाहिए। मौलिकता की अगर बात करें तो सृजनात्मकता में मौलिकता के गुण होते हैं, अर्थात सृजनात्मकता तब होगी जब नवीन विचारों या वस्तुओं की उत्पत्ति होगी। विस्तारण तो सृजनात्मकता में विस्तारण का गुण होना चाहिए। सृजनात्मकता की प्रक्रिया तो E.P. टॉरेंस तथा R.E. मायर्स ने सृजनात्मकता प्रक्रिया के निम्न 4 सोपान बताए हैं। तो इसमें समस्याओं की पहचान, उपलब्ध सूचनाओं का संकलन, समाधानों की खोजना, परिणामों का संचरण। तो सहसावस्था में सृजनात्मकता विकास। सहसावस्था में शिशु बहुत कल्पनाशील होता है। वह अपनी कल्पना के आधार पर नई वस्तुओं का सृजन करता है, पर तरह तरह के चित्र बनाना, उनसे रंग भरना आदि है। सहसावस्था में सृजनात्मक क्षमता विकास भली भांति होना आवश्यक है आदि। इससे हम बालक की कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं तो इस दक्ष क्षमता का विकास करके हम उनके भावी जीवन का निर्माण करते हैं, शिशु के व्यक्तित्व का उचित विकास करते हैं। बाल्य अवस्था में सृजनात्मकता या सृजनात्मक विकास तो इसमें प्रत्येक बच्चे में सृजन की क्षमता जन्मजात होती है। छोटे बच्चों
में खेलों में ये सृजनात्मक शक्ति स्पष्ट रूप से झलकती है। रचनात्मक कार्यों द्वारा वह सीखते और आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम बच्चों को कुछ स्वयं करने का अवसर दें, आसपास की वस्तुओं का ज्ञान व अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करें और अनुभव करें। बच्चों की कल्पनारेक्षण व स्मरण शक्ति के विकास द्वारा ही उनकी सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी। बच्चों की सृजनात्मक शक्ति का विकास हम कई प्रकार की क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं, जैसे खेल, कला, नृत्य, अभिनव और बेकार की वस्तुओं से सामग्री तैयार करना आदि होता है। किशोरावस्था में सृजनात्मक शक्ति का विकास। तो इस अवस्था में बच्चों की कल्पना की अधिकता होती है। वह सृजनात्मक कार्य करके अपनी कल्पना को यथार्थ का रूप देना चाहते हैं। किशोर किशोरी में सृजनात्मक शक्ति के विकास के लिए विद्यालय में तरह तरह के पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, साहित्यिक गोष्ठियाँ, नाटक व संगीत, नाटकीय खेल, व्यर्थ सामग्री का उपयोग करके कुछ नई वस्तुओं की रचना आदि करना होता है। सृजनात्मक क्षमता का विकास करके ही उन्हें हम कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, शिक्षक या समाज का मार्गदर्शक बनाने में सहायता कर सकते हैं। सृजनात्मक बालकों की विशेषता अन्वेषणात्मक यानी खोजकर्ता होते हैं, जिज्ञासात्मक यानी पूछताछ ज़्यादा करते हैं, विचारों तथा अभिव्यक्ति में मौलिकता, गैर परंपरागत विचारों में रुचि, खोज उठाने को तत्पर, अभिव्यक्ति में विविधता और स्वतंत्र निर्णय क्षमता कर सकते हैं। अगला है अभिव्यक्ति में स्वयं स्फूर्तता, सृजन का गौरव, विस्तारण क्षमता और 10 अभिव्यक्ति में प्रवाह और 11 उच्च आकांक्षा स्तर, दूरदृष्टि आदि होता है। सृजनात्मक परीक्षण मानकीकृत विदेशी परीक्षण है ये, जिसमें मिनीसोटा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, गिलफोर्ड का बहुविधि चिंतन परीक्षण, रिमोट एसोसिएशन परीक्षा और ब्लॉक एवं कार्गन का सृजनात्मक उपकरण, सृजनात्मक योग्यता का एसी परीक्षण, टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण होता है। भारत में मानकीकृत परीक्षण में पहला है वाकर मेहंदी सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, हिंदी व अंग्रेजी में है। दोस्तों, वाकर मेहंदी सृजनात्मक चिंतन परीक्षण हिंदी व अंग्रेजी में। पासी सृजनात्मक परीक्षण, शर्मा बहुविधि उत्पादन योग्यता परीक्षण, सक्सेना सृजनात्मक परीक्षण। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, क्योंकि ये क्वेश्चन है, अगर आप लोग कहेंगे तो क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, अन्यथा आपको ऐसे थ्योरी ही पढ़ाएंगे। दोस्तों, कम से कम कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, और अगर आप लोग बता देंगे तो मुझे समझने में और ये जान सकता हूँ कि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है। और क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आप लोगों को क्लास मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ना।